सिमर के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय अध्याय की बात मानने के। अभी कम से कम इज्जत से कंपनी छोड़कर जा तो सकती थी, वरना हो सकता था उसके साथ और भी बुरा हो। अध्याय ने यहाँ का मैटर सॉर्ट किया और फिर अपने केबिन में चला गया। वह आने वाली मीटिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहता था और उसे यह भी पता था कि आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए वह बेहद ही बिजी हो जाने वाला था। इधर बाकी सब कुछ ठीक ही था। सुबह सुबह निष्ठा उठी तो काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहा, आज तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वह उठी और खुशी खुशी से नहाने चली गई। जब तक वह नहा कर आई, उसके कमरे में उसे बानी नजर आई। उसने उसे देखा तो वह बोली, क्या हुआ बुआ, आप यहाँ? कोई काम था? बानी ने उसे देखा और बोली, आयात और रात को रेडी कर दोगी तुम? एक्चुअली मुझे ना किसी काम से बाहर जाना है, इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट से मीटिंग थी, मैं मुश्किल से थोड़ा लेट का करवाया है। निष्ठा ने उसे देखा और बोली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी मीटिंग के लिए जाओ। बानी मुस्कुराकर कमरे से निकल गई। निष्ठा जल्दी से तैयार हुई और बच्चों के कमरे की तरफ चली गई। वह जब कमरे में आई तो दोनों ने पूरे कमरे का हुलिया ही बिगाड़ कर रखा था। उसने हैरानी से उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, यह सब क्या है? उन दोनों ने निष्ठा को देखा, फिर कमरे की तरफ। पूरे कमरे में तकिए की रुई फैली हुई थी और हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अर्थ ने जल्दी से कहा, मेरी गलती नहीं थी भाभी, यह तो इस आयु की बच्ची ने किया है। निष्ठा ने आयात को देखा तो आयात मासूमियत से छोटा सा चेहरा बनाकर बोली, परी मेरी गलती नहीं है, गलती तो अथर की थी, इसने ही मुझे चिढ़ाया। निष्ठा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, गलती किसी की भी हो, काम तो तुम दोनों ने बिगाड़ ही दिया ना। दोनों ने गर्दन झुकाकर सॉरी कहा तो निष्ठा ने उन दोनों को देखते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले हम नहाते हैं, फिर तुम दोनों को तैयार करूँगी, स्कूल भी तो जाना है। दोनों ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। निष्ठा ने पहले अर्थ को तैयार किया और फिर उसके बाद हयात को, और दोनों को तैयार करके वह बाहर हॉल में ले आई। सार्थक नीचे की तरफ आते हुए बोले, क्या बात है, आज तुम्हारी ड्यूटी लगी है? निष्ठा ने मुस्कुरा कर कहा, बुआ किसी मीटिंग में गई हैं फूफा जी, बस इसलिए। सार्थक को पता था कि बानी मीटिंग के लिए गई है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सही है, चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर निकलते हैं। तभी घर आते हुए बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो मम्मी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, भाई भी नहीं है। सार्थक ने उसे देखा और उसके सिर पे चपात लगाते हुए बोला, तो फिर जल्दी उठना था ना, इस तरह चिल्लाने से क्या हो जाएगा? गर्व का मुंह बन गया। सब ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। ही तो रात को ही लौट चुकी थी। आते वक्त मिहिर उसे अपने साथ ही लेकर चला गया था। नाश्ता करने के बाद सार्थक दोनों बच्चों के साथ निष्ठा को भी लेकर निकल गया। इधर एक घर में आयुष्मान अपनी माँ के साथ था। यह घर असल में आयुष्मान की दादी का था और आखिरी समय में उन्होंने यह घर
आयुष्मान और निष्ठा के नाम किया था। परी जी उस घर से आने के बाद एकदम से शांत हो चुकी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके प्यार, ममता और परिवरस में कहाँ कमी रही, क्योंकि उनकी छोटी बेटी को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था, और वो भी अपने ही पिता के हाथों से। उन्होंने कभी कभी लगता था उन्हें कि अश्विनी जी मानो प्रकृति के आगे निष्ठा को भूल ही चुके हैं। उन्हें फर्क पड़ना ही बंद हो गया है निष्ठा से, इसलिए तो ना तो उन्हें उनकी खुशियों से कोई मतलब था और ना ही उसके दर्द से। खैर, दर्द तो उन्होंने निष्ठा को कम नहीं दिए थे, लेकिन जो चंद खुशियाँ उनकी जिंदगी में आई थीं, उन्हें छीनने में भी वह पीछे तो नहीं रहे थे। वहीं आयुष्मान भी अपनी माँ को यूं परेशान देखकर परेशान था। वह भी समझ रहा था उनकी परेशानी को, लेकिन इस वक्त वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अपने पिता को उसने साफ तौर पर समझाया था, उनसे बातें भी की थी, लेकिन उन पर तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा था। उनके लिए तो मानो प्रकृति से बढ़कर कुछ था ही नहीं। आयुष्मान ने मन ही मन कहा, सुधर जाइए पापा, वरना ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं माने तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही है, और ट्रस्ट मी, अपनी बहन की खुशियों के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। इधर हीर और मिहिर घर पर साथ में नाश्ता कर रहे थे। दोनों साथ में ही ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। हीर के चेहरे पर कुछ अजीब तरह के भाव थे, जिन्हें मिहिर भी अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था। और तो और वंतिका जी ने भी उसके चेहरे के भाव छुपे हुए नहीं थे। उन्होंने परेशान होकर पूछ ही लिया, तुम ठीक तो हो ना हीर? देखो बेटा, अगर ठीक नहीं हो तो आज आज रहने दो, ऑफिस जाना। हीर ने उन्हें देखा, फिर बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी। कुछ बातें हैं ऐसी जो मुझे परेशान कर रही हैं, और मुझे नहीं पता कि उनका अंजाम क्या ही होने वाला है। वंतिका जी ने उसे सवाली नज़रों से देखा तो हीर ने उन्हें प्रकृति के बारे में सब कुछ बताया। मिहिर भी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। वंतिका जी ने हैरान होकर कहा, हे राम, कैसी लड़की है, बिल्कुल बेहया, बेशर्म। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है उसे अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करते हुए। और वह मायूस मासूम सी बच्ची निष्ठा, वह वैसे भी कम बोलती है और सबसे कितने प्यार से पेश आती है, लेकिन उसकी ही बड़ी बहन। कहते कहते वह चुप हो गई। वंतिका जी की बात को ही पूरा करते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा माँ, आपने बहुत बेशर्म है और जिद्दी भी। इतना सुना चुके हैं सब लोग, यहाँ तक कि मैंने तो थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन मजाल है यह लड़की कुछ समझ जाए, जोंक की तरह चिपक गई है, मानो सारा खून चूस कर ही निकालेगी। वंतिका जी का मुंह बन गया। मिहिर हैरानी से उन दोनों की ओर देख रहा था। वह दोनों सास बहू अब प्रकृति की वीचिंग कर रही थीं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहे तो कहे क्या, और अब तो उसे ऐसा भी फील करवाया जा रहा था कि वह वहाँ है भी या फिर नहीं। उसके वहाँ होने या ना होने से भी उन दोनों को इस टाइम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मिहिर ने मन ही मन कहा, अजीब औरतें हैं,
इन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं है कि मैं हूँ या फिर नहीं हूँ। मेरी माँ मेरी बीवी के साथ मिलकर किसी तीसरी लड़की की बीचिंग कर रही हैं। यह तो अजूबा है भाई। आज तक सास बहू किसी और के पास जाकर एक दूसरे की बीचिंग करते थे। यहाँ यह दोनों मिलकर किसी तीसरे की ही बीचिंग कर रही हैं। उसने अपना माथा पकड़ लिया। वह बेचारा कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। अगर वह यहाँ कुछ बोलता तो दोनों सास बहू मिलकर उसे कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ती। इसलिए बेचारा चुपचाप उन दोनों को अपनी बातों में लगे देख बस सुने ही जा रहा था। खैर उसने नाश्ता ख़त्म किया और हीर को देख बोला, मैं चलता हूँ। एक काम करो, तुम रहने दो, माँ के पास रुक जाओ। हालांकि उसने यह बड़े आराम से और नॉर्मल वे तरीके से कहा था, लेकिन हीर तो हीर है। बात का बतंगड़ बनाना उसे अच्छे से आता था। और वैसे भी वह कल से ही सोच रही थी कि उसने तो कोई कांड ही नहीं किया, तो सोचा अब उसी से लड़ लिया जाए। के ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्यों नहीं जाऊं ऑफिस? मैं आ रही हूँ ना। थोड़ी सी बात में क्या लग गई? तुम तो चढ़े ही जा रहे हो। हीर उसे हैरानी से देखने लगा। सच में यह लड़की अजीब ही थी। कभी भी किसी भी बात पर कुछ भी बक देती थी। उसने अपनी माँ को देखा जो बड़े ही आराम से बैठे उन दोनों को ही देख रही थी। फिर हीर को देख बोला, यार मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम बातों में लगी थी तो मैंने सोचा आज रहने दो। हाँ तो आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झगड़ रही हूँ? मैं भी तो नॉर्मल वे में बात कर रही हूँ ना। हीर ने उसे घूरते हुए कहा। हीर ने मन ही मन खुद से कहा, सच ने जिसने भी कहा था ना कि लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल था, वह बिल्कुल सही था। इस लड़की को मैं कभी भी नहीं समझ सकता। एक पल में कुछ और अगले ही पल में कुछ और। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरी माँ, चलो अब गलती हो गई जो तुम्हें कुछ कह दिया। वंतिका जी को उसकी हरकत देखकर हंसी आ गई। हीर ने उन्हें हंसते हुए देखा तो दांत दिखा दिए और उठते हुए बोली, मैं चलती हूँ माँ, शाम को मिलूँगी। यह बोलकर उसने उनके पैर छुए और फिर मिहिर के साथ वहाँ से निकल गई। इधर निष्ठा कॉलेज में थी। वेद ने उसे देखा और बोला, वैसे तुमने नई न्यूज़ सुनी? कौन सी न्यूज़? निष्ठा ने उसे देखते हुए कहा। तभी नेहा बोल, अरे वह लड़का आया था ना उस दिन पार्टी में, स्वयंपाश। सुनने में आ रहा है कि वह हमारे कॉलेज का नया ट्रस्ट बन गया है। यह सुनकर तो निष्ठा हैरान ही रह गई। क्या वह आदमी सब में पागल हो चुका था? एक उसके पीछे वह कॉलेज का ट्रस्टी तक बन चुका था। सब उसे कुछ और घबराहट होने लगी थी। एक तो अध्याय से बात कर नहीं पाई थी और उस पर स्वयं का नया कारनामा। ईशा ने उसे देखा और बोली, अजीब आदमी है यार, क्या ही ज़रूरत है यह सब कुछ करने की? वैसे भी उसकी उम्र 25 से 27 साल की होगी। हम सब से तो बड़ा ही है। हाँ, अगर कुछ करना ही था तो प्रोफेसर बन के ही आ जाता, जैसे अध्याय जीजू आए थे। कम से कम लड़कियों का दिल बहल जाता। निष्ठा हैरानी से ईशा को देखने लगी। तभी नेहा बोली, यह तुम मेरी तरह बातें कब से करने लगी? यह सब तो मैं सोचती हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में भी
उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगे हैं मेरी सू। यह बोल उसने ईसा के कंधे पर अपना कंधा टकराया और दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। देव ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों सच में ही पागल हो। नेहा ने झट से कहा, तुम्हें भी कह दूंगी, चिंता मत करो। तभी रिवांश ने उन्हें ज्वाइन करते हुए कहा, हे गाइज, वैसे नई न्यूज़ यह भी है कि स्वयं व्यास को कॉलेज में देखा गया है। यह सुनकर तो निष्ठा और भी परेशान हो गई और उसकी धड़कन अचानक से ही बढ़ गई। उसे उस आदमी में से सच में डर लग रहा था। हालांकि स्वयं ने कभी उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन वह काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का इंसान था और हर बात में बस खुद की बात को तजुर्बो देना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और उसकी जिद वह तो एक नंबर की होती थी। निष्ठा को अब सच में डर लग रहा था। स्वयं को वह सबसे ज़्यादा जानती थी और उसके अब तक के बिहेवियर को देखते हुए उसका डरना तो लाजमी ही था। इधर मिहिर और हीर ऑफिस पहुँचे और दोनों ही अपने अपने काम पर लग गए। ऑफिस के आने के बाद उन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग हो जाती थी। जैसा कि पहले ही तय हो चुका था कि हीर ने कहा भी था कि जब ऑफिस में मिहिर की मर्जी चलती है तो घर में तो उसकी ही हुकूमत चलनी भी चाहिए। और वह इस बात का पूरा फ़ायदा भी उठा रही थी। बेचारा मिहिर ऑफिस में वैसे भी शांत रहता था और ऊपर से घर जाने पर वह हर रोज़ नया कांड होता था। लेकिन उसे अब लग रहा था कि उसकी वाइफ में शायद यह कमी थी जो हीर के आने से पूरी हो गई थी। हमेशा से शांत रहने वाला मिहिर बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बनता जा रहा था, जो उसे खुद भी ठीक तरह से रियलाइज नहीं हो रहा था। जैसे ही हीर अपने डेस्क पर आकर बैठी, खुशी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और यह सब कब से चल रहा है? बताओ, बता तो सही। हीर ने उसे देखा, फिर नज़र इधर से उधर करते हुए बोली, सॉरी, लेकिन क्या ही बताती। यूँ नो ना, वन साइडेड लव पूरा हो ऐसा बहुत ही कम होता है। वहीं मिहिर उसका फ़ोन देने उसकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन जब उसने हीर की कई बातें सुनी तो वह रुक गया। उसे जानना था कि आगे वह क्या चाहती है। खुशी नेहा उसे देखा और बोली, यू मीन तुम शुरू से ही उन्हें पसंद करती थी? हीर ने मुस्कुरा कर कहा, जब पहली बार देखा था ना, तब से ही। और मैं उन्हें देखते ही पूरी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ। इसके लिए मैं उनसे डांट भी सुन सकती हूँ। इनफैक्ट वह मुझे डांटते आए हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, तब बाकी सब कुछ ब्लर हो जाता है। सिर्फ मुझे वही दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं। खुशी ने चहक कर कहा, वाह यार, यह तो बड़ा रोमांटिक साउंड कर रहा है। यू आर लकी कि तुम्हें तुम्हारा वन साइडेड लव भी कंप्लीट वे में मिल गया। हीर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, यह तो मैं हूँ। सोचा नहीं था कि यह कभी होगा, पर यह जब हुआ ना, तो किसी सपने से कम नहीं था जो अचानक से सच हो गया। उसकी बातें ना जाने क्यों मिहिर की धड़कनों को एकदम से बढ़ा गई थी। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था क्यों वह उसे हर वक्त घूरती रहती थी।
जो मिहिर को लगता था कि वह उसे घूर रही है, जबकि असल में वह उसे निहार रही होती थी। मिहिर ने अपने दिल पर हाथ रखा और धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए बोला, यह लड़की मुझे पागल करके ही मानेगी। उसने 3-4 बार गहरी गहरी सांस ली और अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। उसने उसे पुकारते हुए कहा, हीर। हीर और खुशी ने उसकी तरफ देखा। हीर झट से खड़ी हो गई। मिहिर ने उसका फ़ोन उसके आगे करते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन। हीर ने चुपचाप फ़ोन ले लिया और मिहिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वह वापस अपनी डेस्क पर बैठी तो खुशी बोली, तुमने उन्हें बताया कि तुम उन्हें पसंद करती हो? अब तक तो नहीं बताया। हीर ने कहा, अरे पागल, तो किसका इंतज़ार कर रही हो? कोई मुहूर्त निकलवाएं या कोई मिस्का जैसी उन्हें उड़ा ले जाए? इस बात पर खुशी ने उसे डांटते हुए कहा। हीर अब हैरानी से उसे ही देखने लगी और फिर बोली, वह क्यों ले जाएगी भला? वो मेरे पति हैं। अब इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्म को क्या, 70 जन्मों तक उन्हें नहीं छोड़ने वाली। खुशी उसकी इनसिक्योरिटी देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे बुद्धू, बताओ तो अपने दिल की बात उन्हें, तभी तो उन्हें पता चलेगा। अब सामने वाला इंसान अंतर्यामी तो हो नहीं सकता। वैसे भी तुम जो बता रही हो उस हिसाब से तो तुम्हारी अरेंज मैरिज ही हुई है, तो अपने लिए फीलिंग जगाओ उनके मन में। तुम्हें पता है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मिहिर तुमसे अटैच तो है। तभी तो वह श्वेता के उल्टे सीधे बयानों पर भी उन्होंने उसे झाड़ दिया, वरना तो वह कितने शांत स्वभाव के हैं। यह सब हम सबको पता है। खुशी ने अपनी बात को रखी। हीर भी उसकी बात सुनकर सोचने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से क्या कहा, क्या सोच रही है हीर? अभी अभी तो शादी हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं मिहिर को कुछ भी नहीं बताने वाली। पता नहीं कैसे ही रिएक्ट करेंगे। वैसे ही हमारी शादी नॉर्मल तरीके से थोड़ी हुई थी। शादी के टाइम भी तो वह गुस्सा ही थे। बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत अपने दिमाग में आए इस ख्याल को झटक दिया। वहीं मिहिर अपने केबिन में बैठा हीर की ही बातों के बारे में सोच रहा था। अब उसके दिमाग में कुछ और भी चलने लगा था।